नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा निरंजन सर पॉलिटी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में संविधान की शब्दावली, राजनीति विज्ञान की शब्दावली के ऊपर वार्ता करेंगे। क्या होता है कि हम टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन टॉपिक पढ़ने के दौरान जो शब्द आते हैं उनको हम समझ नहीं पाते, हमको केवल रटना पड़ता है। तो संविधान में जो जो शब्द आए पढ़ने के दौरान, उन शब्दों का अर्थ हमें ज़रूर पता होना चाहिए। इस क्रम में मैं शुरुआत करता हूँ। सीरीज 1 में हमारा जो पॉइंट है, हमारी शब्दावली का जो पहला शब्द है, वो शब्द है दोस्तों, सबसे पहला है संविधान। कि संविधान किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है? संविधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित, लिखित या अलिखित अनुच्छेदों परंपराओं का समूह है, जिसके द्वारा किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संगठित, संचालित व नियंत्रित होती है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर हेनरी मैन ने किया था और अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई, जिसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण विधि। इस प्रकार से संविधान का अर्थ हमने जाना। मैं यहाँ पे शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ, मैं किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा इसी क्रम में जो शब्द है वो है अनुच्छेद। अनुच्छेद किसे कहते हैं? आर्टिकल किसे कहा जाता है? अनुच्छेद। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों आपको ध्यान रहे, अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 395 के तहत 1935 और 1947 के अधिनियम को शून्य किया गया और संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। मेरा प्रश्न, मैंने आपको ये एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि अनुच्छेद 1 में और 395 में क्या है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल क्या होता है। संविधान की वह सबसे छोटी इकाई जिसमें किसी पद या व्यवस्था का वर्णन होता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। द माइनर यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिस्क्राइब अबाउट एनी पोस्ट और सिस्टम। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत के राष्ट्रपति को हटाना है, वो यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है, तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 56(1) ख में किया गया है, जिसमें लिखा गया है यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें धारा। धारा किसे कहते हैं? सामान्यतया संविधान के अनुच्छेदों को धारा बोल दिया जाता है, जो कि दोषपूर्ण है। संविधान की सबसे छोटी इकाई अनुच्छेद है, जबकि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसके माध्यम से भारत की न्यायपालिका, भारत के पुलिस थानों का संचालन होता है, भारत के जुडिशरी सिस्टम का संचालन होता है, उस पुस्तक का नाम है भारतीय दंड संहिता, और भारतीय दंड संहिता की सबसे छोटी इकाई है धारा। वैसे धारा शब्द कानूनों के उपनियमों को भी धारा कह दिया जाता है। कानून में जो नियम और उपनियम होते हैं उनके लिए धारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। संविधान के अनुच्छेदों के लिए धारा शब्द का प्रयोग करना दोषपूर्ण है। इंडियन पेनल कोड 1861 का और भारत का संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? प्रियम्बल किसे कहते हैं? प्रस्तावना क्या होती है? दोस्तों प्रस्तावना किसी संविधान का वह पहला पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी संविधान का वह पहला पैराग्राफ जिसमें उस संविधान निर्माताओं के विचार दृष्टिगोचर होते हैं, उसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं प्रस्तावना। किसी संविधान का पहला पैराग्राफ जिसमें उस राष्ट्र के संविधान निर्माताओं के विचार दृष्टिगोचर होते हैं, उसे प्रस्तावना कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा अनुसूची। दोस्तों अनुसूची किसे कहते हैं? अनुसूची, देखिए संविधान में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनका वर्णन किसी निश्चित भाग या अनुच्छेद में नहीं हो पाता है। संविधान में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनका वर्णन किसी निश्चित भाग में और निश्चित अनुच्छेदों में नहीं हो पाता है। उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए अनुसूचियों का गठन किया जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको भारत में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी
वेतन भत्तों के बारे में जानना है। तो वेतन भत्तों के बारे में जानना है तो केंद्र सरकार का भाग कौन सा है, 5वां, राज्य सरकार का भाग कौन सा है, 6ठा, पंचायती राज के लिए कौन सा है, 9वां, नगरीय स्वशासन के लिए कौन सा है, 9A। तो इसका मतलब हमको कई भागों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते जानेंगे। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, जिन बातों का अभिव्यक्तिकरण किसी एक निश्चित भाग या अनुच्छेद में नहीं होता है, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए अनुसूचियों का गठन कर दिया। आप अनुसूची नंबर 2 को पढ़िए और आपको भारत के संवैधानिक समस्त पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार से अनुसूची क्या होती है, ऐसे संविधान के ऐसे तथ्य जिनका अभिव्यक्तिकरण किसी निश्चित भाग या अनुच्छेद में नहीं हो पाता है, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए अनुसूचियां तैयार की जाती हैं, अनुसूचियों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाग क्या होता है। संविधान को कार्य प्रणाली की दृष्टि से जिन टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, संविधान को कार्य प्रणाली की दृष्टि से जिन भागों में, जिन हिस्सों में विभक्त किया जाता है, उस प्रत्येक हिस्से को भाग कहा जाता है। देखो मैं आपको बताता हूं, इसको मैं पूरे 22 भाग नहीं लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए कि भाग क्या है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट समराइज फॉर्म में डाल के बता रहा हूं। भाग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। टोटल 22 पार्ट्स आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। पहला जो भाग है इसमें है संघ और संघ शासित प्रदेश। दूसरा जो भाग है इसमें नागरिकता का वर्णन है, सिटीजनशिप का वर्णन है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। पांचवें भाग में केंद्र सरकार का वर्णन है। छठे भाग में राज्य सरकार का वर्णन है। प्रत्येक भाग में निश्चित अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 52 से 151, 152 से 237। इस प्रकार से ये हो गई आपकी केंद्र सरकार, ये हो गई आपकी राज्य सरकार। इसका मतलब भाग, प्रत्येक भाग निश्चित अनुच्छेदों को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक भाग में निश्चित अनुच्छेद होते हैं। तो संविधान की कार्य प्रणाली की दृष्टि से मैं क्लास में आया और मैंने क्लास में आकर कहा आज मैं आपसे मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करूंगा, तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से ये बोल रहा हूं कि आज हम संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ेंगे और भाग नंबर कौन सा पढ़ेंगे, 3 नंबर पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमने किसकी चर्चा की, भागों की चर्चा की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है गणतंत्र। गणतंत्र किसे कहते हैं? जब कोई कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद संविधान तो एक पुस्तक है, वो बोलती नहीं है। उस पुस्तक में लिखी हुई बातों को ऑपरेट करने के लिए उसके साथ एक व्यक्ति को जोड़ा जाता है और उस व्यक्ति को कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष। यदि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है तो उस व्यवस्था को कहते हैं राजतंत्र। यदि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो उसे कहेंगे गणतंत्र। तो गणतंत्र क्या है? जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है दोस्तों, उसे गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया गणतंत्र। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र संविधान के जितने भी पद हैं उन पदों पर बैठने वाले व्यक्ति जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। संविधान में जितने भी पद हैं उन पदों पर बैठने वाले व्यक्ति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यह है लोकतंत्र। तो इसके 2 रूप होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब फेस टू फेस जनता उनका चुनाव करती है, जैसे लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। अप्रत्यक्ष जैसे विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। तो गणतंत्र में कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? गणतंत्र में सर्वजन सहभागिता का कॉन्सेप्ट काम करता है। सर्वजन सहभागिता का कॉन्सेप्ट काम करता है। कोई अपनी इच्छा से चुनाव में भाग लेता है नहीं लेता है, यह उसकी मर्जी है। बाकी सभी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, मत का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है
व्यवस्थापिका, इसी में कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं दोस्तों। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। सरकार कानून बनाती है, सरकार कानूनों को लागू करती है, और कानूनों को लागू होने के बाद यदि वो संविधान के विपरीत हैं तो सरकार का अंग न्यायपालिका उसके ऊपर डिसीजन देता है, निर्णय देता है, उसे वैध या अवैध ठहराता है। इस प्रकार से सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का तात्पर्य है जनप्रतिनिधि। भारत की व्यवस्थापिका का नाम संसद है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग सेंटर इज लेजिस्लेटर। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा एक स्थान के ऊपर बैठ के जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम, उन्हें इंप्लीमेंट में लाने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति से लेकर नीचे चतुश्रेणी कर्मचारी तक, इसके 2 रूप होते हैं भारत में, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में आएंगे राष्ट्रपति से लेकर सभी सरकारी कर्मचारी, और अस्थायी कार्यपालिका में आएंगे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो व्यवस्थापिका की व्यवस्था के द्वारा बनाए गए नियमों को एक्टिव करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका। फिर आता तीसरा अंग न्यायपालिका। न्यायपालिका जुडिशरी। न्यायपालिका क्या करती है? सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए, कार्यपालिका द्वारा जिन नियमों को लागू किया गया, यदि वो संविधान के विपरीत हैं तो न्यायपालिका उन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से गलत ठहराने का कार्य करती है। इस प्रकार से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सरकार के 2 प्रकार, मुख्य रूप से संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक। दोस्तों सरकार के 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब संसद, भारत में संसद। कार्यपालिका 2 प्रकार की, एक नाममात्र और एक वास्तविक। तो यहाँ पे हो गए राष्ट्रपति और यहाँ हो गए प्रधानमंत्री, और यहाँ सर्वोच्च न्यायालय। देखिए दोस्तों, संसदात्मक वह शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन होता है, संसदात्मक सरकार का प्रकार है ये। वह शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, सुनिए, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा के बहुमत से सरकार बनती है, तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में इसको कहें, वह शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और शासन की शक्ति के 2 केंद्र होते हैं, नाम मात्र तथा वास्तविक। दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसको कहते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली। मैंने क्लियर कर दिया, भारत का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहेगा जब तक लोकसभा में बहुमत है। अगला पॉइंट, ये ब्रिटेन और भारत इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका। इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है अमेरिका। ये देखिए क्या है, वह शासन प्रणाली, मैंने क्या बोला? शासन, शासन यानी सरकार। वह शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अमेरिका में राष्ट्रपति, संसद यानी कांग्रेस, वहां की कांग्रेस को संसद कहते हैं, संसद को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति वहां की कांग्रेस के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रखता। उसका एक अलग निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव 4 साल बाद करता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति बहुमत पर डिपेंड नहीं रहता और इसलिए उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च बना रहता है, महाभियोग के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। उसकी मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे, इट्स एन ए डिफरेंट इश्यू। इस प्रकार से ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और शासन की शक्ति का एक ही केंद्र होता है और वो होता है राष्ट्रपति। वहां पे नाममात्र और वास्तविक का स्वरूप नहीं होता है, नाममात्र और वास्तविक स्वरूप स्थापित नहीं किया
जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई शासन होता है वो किसके माध्यम से आगे बढ़ेगा? चुनाव के माध्यम से। तो इसमें शब्द आते हैं, हम शब्दों की चर्चा कर रहे हैं। एक है आम चुनाव, एक होता है उपचुनाव, एक होता है मध्यावधि चुनाव। ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से चुनाव के प्रकार हैं। आम चुनाव, जब किसी सदन का कार्यकाल पूरा हो जाता है 5 वर्ष, उसके बाद चुनाव होता है, इसको कहते हैं आम चुनाव। भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। उपचुनाव, सदन आ गया, सदन बैठ गया, सदन का चुनाव हो गया, उसके बाद उनमें से किसी सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, तो उस रिक्त पद के ऊपर बचे हुए कार्यकाल के लिए जो चुनाव होगा इसे कहेंगे उपचुनाव। इसका एग्जाम्पल बताता हूं। राजस्थान की विधानसभा का चुनाव 1952 में 160 सीटों पर हुआ और बांसवाड़ा से जो प्रतिनिधि थे उनकी मृत्यु हो गई, तो पद खाली हो गया। तो उनके स्थान के ऊपर नया चुनाव हुआ और नया जो चुनाव हुआ उसमें जो महिला जीत कर आई उनका नाम था यशोदा देवी, जो राजस्थान की प्रथम महिला एमएलए बनी बचे हुए कार्यकाल के लिए। दूसरा उदाहरण, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लोकसभा के सदस्य थे, उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पद खाली कर दिया, यानी लोकसभा की सीट खाली हो गई। और लोकसभा की सीट खाली होने के बाद शेष कार्यकाल के लिए, बचे हुए कार्यकाल के लिए वहां पे लोकसभा के सदस्य का चुनाव हुआ, यानी पद संचालित है, बीच में किसी कारण से खाली हो जाए तो शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होता है। इस प्रकार से, लेकिन सामूहिक पदों में ऐसा होता है, एकीकृत पदों में नहीं होता। राष्ट्रपति के पद के ऊपर मृत्यु हो जाए तो फिर उसमें उपचुनाव नहीं होता, 6 महीने के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाता है। लेकिन जो सामूहिक पद है, किसी गांव के सरपंच ने त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में नया जो सरपंच बनेगा वो शेष कार्यकाल के लिए बनेगा, तो ये होता है उपचुनाव। मध्यावधि चुनाव होता है जैसे सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है और दोस्तों 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष समाप्त होने से पहले ही जो है सदन को भंग करना पड़ा, तो फिर अवधि के बद्ध चुनाव करवाना पड़ा। भारत में प्रथम मध्यावधि चुनाव 1971 में हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार चलाने की स्थिति में नहीं थी, तो लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया। इसके बाद 1971 में पहला मध्यावधि चुनाव हुआ, यानी 5 वर्ष पूरा होने से पहले, 5 वर्ष कंप्लीट होने से पहले नया पुनः 5 वर्ष के लिए चुनाव करवाना पड़ा था। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चुनाव के बारे में। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूं 3 शब्द और हैं। देखिए, एक होता है संवैधानिक, एक होता है सांविधिक, एक होता है विधिक। ये दोस्तों 3 शब्द हैं, ये बहुत सस्पेंस क्रिएट करते हैं, क्लियर कर देता हूँ। संवैधानिक, ऐसा तथ्य जिसका वर्णन संविधान में वर्णित है, ऐसा तथ्य जिसका वर्णन संविधान में, मूल संविधान में वर्णित है। जैसे संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 31 1950 में इसमें संपत्ति का अधिकार वर्णित था। संपत्ति का अधिकार वर्णित था और 44वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क में कैसा रूप दिया गया? कानूनी। अनुच्छेद 300 क में उसे कैसा स्वरूप दिया गया? कानूनी रूप उसे प्रदान किया गया। तो जब उसे कानूनी रूप दिया गया तो उसे कहेंगे यहाँ पे सांविधिक। उसकी कैसी स्थिति है? सांविधिक स्थिति है, आज भी वो संविधान में वर्णित है। तो यहाँ अर्थ निकल के सामने आया, इन दोनों शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं है, समान है, कोई भी विशेष अंतर नहीं है। संवैधानिक बोलो या सांविधिक बोलो, ये समान अर्थ से परिपूर्ण हैं। अब आता है विधिक। विधिक होता है जिस तथ्य का वर्णन संविधान में वर्णित नहीं है, जिस तथ्य का वर्णन संविधान में नहीं है, एक विधि बनाकर, कोई नया नियम बनाकर, विधानमंडल के द्वारा कानून पारित करके कोई व्यवस्था स्थापित की गई, तो उस व्यवस्था को कहते हैं विधिक। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन संवैधानिक नहीं है, सांविधिक नहीं है, विधिक निकाय है। ह्यूमन राइट कमीशन विधिक निकाय है, एक विधि के द्वारा उसे स्थापित किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो, संवैधानिक संविधान में वर्णित है,
सांविधिक वही स्थिति होती है जो संविधान में, उसमें संविधान में संशोधन करके इस स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसके लिए सामान्यतः सांविधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। विधिक होता है यहाँ पे विधि के द्वारा, विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाकर एक विधिक संस्था के रूप में या नियमों के रूप में व्यवस्था को स्थापित किया जाता है, इसको कहते हैं विधिक निकाय। ध्यान रहे, प्रश्न आता है मानवाधिकार है विधिक निकाय। यहां तीनों शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सांसद, विधायक, ये दो शब्द हैं। स्टूडेंट, बहुत ग्राउंड लेवल के स्टूडेंट शब्द को नहीं समझ पाते हैं। सांसद, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को सांसद बोला जाता है। एलएस और आरएस के मेंबर को सांसद बोला जाता है। इसे कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ, बहुत छोटी बात है लेकिन समझने से आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य को कहते हैं सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आगे बढ़ेंगे। विधायक, विधायक होता है दोस्तों, विधायक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां देखिए, विधानसभा के सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को दोस्तों क्या कहते हैं? विधायक। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य को सांसद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्य को कहते हैं विधायक। अब राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, हो सकते हैं। एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। दो सदन होते हैं। यहाँ पे केवल विधानसभा सदस्य की बात की है मैंने कि विधानसभा का सदस्य जो है एमएलए कहलाता है, लेकिन जो विधान परिषद का सदस्य होता है, विधान परिषद तो दूसरा हाउस होता है ना राज्य में, विधान परिषद, विधान परिषद का सदस्य, इसे कहते हैं एमएलसी। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे योगी आदित्यनाथ एमएलसी हैं, एमएलए नहीं है। योगी आदित्यनाथ एमएलसी हैं, उन्होंने 6 महीने के भीतर मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर विधायिका की सदस्यता ले ली। इसका मतलब या तो लोकसभा के, विधानसभा के सदस्य बनना होगा या विधान परिषद का। तो विधानसभा के सदस्य को कहते हैं एमएलए और विधान परिषद के सदस्य को कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस प्रकार से इन शब्दों को हमने समझा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि मानवाधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं और सूचना का अधिकार क्या होता है। मानवाधिकार, मौलिक अधिकार और सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार दोस्तों, मानवाधिकार क्या है? मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त अधिकार मानवाधिकार। मुझे जीवन जीने का अधिकार, आपको जीवन जीने का अधिकार। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मिले अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 से मनाया जा रहा है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसी राष्ट्र के संविधान में वर्णित होते हैं। राष्ट्र के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन सबसे पहले 1791 में अमेरिका ने किया था। मौलिक शब्द से समझिए, जैसे मैंने एक रचना लिखी, कोई कविता लिखी, वो मेरी मूल रचना है, वो मेरी मूल रचना है, तो यानी वो मेरी मौलिक रचना है। उसी प्रकार से जब कोई राष्ट्र अपने अधिकार के तहत अपनी जनता को, नागरिकों को अधिकार देता है तो वो कहलाते हैं मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक का मतलब वो अपनी हालातों के अनुसार उसको तैयार करेगा। तो यहाँ पे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का ऑथेंटिक शब्दावली ये हो सकती है: व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा स्थापित की गई ऐसी अधिकृत स्थितियां जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है।
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा स्थापित की गई ऐसी स्थितियां जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता, समाज मान्यता नहीं देगा तो अधिकार रहेंगे नहीं, विरोध होगा उसका। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा स्थापित की गई ऐसी स्थितियां जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, मौलिक अधिकारों का ही भाग है। इसको हम कह सकते हैं प्रशासन में पारदर्शिता व लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रशासन की गतिविधियों को जनता को जानने का अधिकार सूचना का अधिकार कहलाता है। प्रशासन में पारदर्शिता और लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रशासन की गतिविधियों को जनता को जानने का अधिकार सूचना का अधिकार कहलाता है। दुनिया में सबसे पहले सूचना के अधिकारों के ऊपर काम करने वाला जो राष्ट्र है वो है 1766 में स्वीडन। 1766 में स्वीडन सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बताया भारत में, और भारत में इसके बारे में सबसे पहले 1995 में सूचना के अधिकार की मांग की गई। राजस्थान अजमेर ब्यावर के चांगगेट नामक स्थान पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के द्वारा मजदूर किसान आंदोलन के लिए किया गया, और 97 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार के द्वारा आंशिक स्तर पर राजस्थान में सबसे पहले इसको लागू किया गया था, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसको लागू किया गया। संसद ने जो कानून बनाया विधिक तरीके से वो लागू होता है 12 अक्टूबर 2005। इस प्रकार से हमने इन शब्दों के ऊपर शब्दावली पर चर्चा की। नेक्स्ट, अगली सीरीज में फिर मैं इसी प्रकार से संवैधानिक शब्दों के साथ आऊँगा, फिर हम राजनीति विज्ञान के शब्दों के ऊपर आएंगे, ताकि आपको जब टॉपिक पढ़ो तो समझने में, उसको जानने में आसानी रहे। बहुत बार होता है कि टॉपिक पूरा हो जाता है, स्टूडेंट शब्दों को नहीं समझ पाता है, इसलिए मैंने संविधान के शब्दों की सीरीज चलाने की कोशिश की है। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू।